तलबा, हमारा आज का टॉपिक एजुकेशन रिसर्च के हवाले से, जिसमें हम नीड्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च देखेंगे। एजुकेशन को अगर हम देखते हैं तो एजुकेशन के अंदर बड़ी डेमोक्रेटाइजेशन हो गई, तालीमी मैदान जो है वो बड़ी तेजी से एक्सपेंड हुआ। पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखते हैं 90s में इवन 2000 तक जो है वो यूनिवर्सिटीज बहुत कम थी, इवन 54-55 के करीब थी। बट आफ्टर 2000 नेक्स्ट जो 20 इयर्स हैं तो ये 181 जो यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर, इसमें कुछ प्योर यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ जनरल यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ जो स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज हैं। इसी तरह से अगर हम कहते हैं जी हमें बहुत तेजी से एजुकेशन है उसको एक्सपेंड करना है, हमें तालीम के अंदर डेमोक्रेटाइजेशन लानी है, तो ये कैसे बेहतर तौर पर हो सकती है, इसके लिए हमें रिसर्च का सहारा लेना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बड़ी तेजी से आ रही हैं। अब उन डायनेमिक क्लासरूम के अंदर किस तरह से आपने टीचिंग करनी है, किस तरह से आपने टेक्नोलॉजी को लेकर आना है, और टेक्नोलॉजी को लाके फिर आपने किस तरह से टीचिंग को आगे लेकर जाना है। सो इसके लिए हमें रिसर्च की ज़रूरत है। तालीम के अंदर बड़ी नई नई डिमांड्स आ गई हुई हैं। नई डिमांड्स मीन के नए मेथड्स ऑफ टीचिंग आ गए हुए हैं। सो कौन सा मेथड इफेक्टिव है और कौन सा मेथड इफेक्टिव नहीं है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें जानने के लिए कहीं ना कहीं रिसर्च का सहारा जो है वो लेना पड़ता है। इसी तरह से आजकल बड़ा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इस्तेमाल हो रही है। एक सब्जेक्ट की इन्वॉल्वमेंट दूसरे सब्जेक्ट के साथ है, दूसरे की तीसरे के साथ है। तो सारे सब्जेक्ट्स की आपस में बड़ी जो इंटीग्रेटेड टाइप ऑफ अप्रोच है, उस अप्रोच को सामने रखते हुए क्या वो कितनी बेहतर है, उसके जरिए से हम डिजायर्ड रिजल्ट्स जो है वो हासिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये नीड ऑफ रिसर्च है। इसी तरह से नॉलेज एक्सप्लोजन, मैंने जैसे पहले बात की कि नॉलेज ऑफ एक्सप्लोजन बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। जो एक दिन का इल्म है वो दूसरे दिन तब्दील हो चुका होता है। सो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जब इल्म इतनी तेजी से तब्दीली की तरफ जा रहा है, तो फिर इस तब्दीली पर जाने के लिए हमें रिसर्च की ज़रूरत होगी, और हमें देखना होगा कि कौन सा इल्म सही है, कौन सा इल्म गलत है, किस इल्म को हम ऑथेंटिक कहेंगे, किसको हम ऑथेंटिक नहीं करेंगे, किसको हम यूज़ करेंगे, किसको यूज़ नहीं करेंगे। एजुकेशन, और क्या एजुकेशन मतलूबा प्रोडक्टिविटी की तरफ जा रही है, क्या हमने एजुकेशन के लिए जो आउटकम सेट किए हुए हैं हम उन आउटकम को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। सो ये तमाम चीज़ें जो है ये रिसर्च के ज़रिए से मुमकिन है। हर मैदान के अंदर जिधर भी जाएंगे रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। हम रिसर्च के बगैर कुछ कहें जी कि हम कुछ कर सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है। ज़िंदगी के अंदर मसाइल ख़त्म नहीं हो सकते। सो ज़िंदगी जो है वो मसाइल से भरपूर है, और जहाँ मसाइल होंगे वहाँ पर फिर उन मसाइल के हल करने की भी फिर कोशिश करनी पड़ेगी। सो उन मसाइल का हल कैसे हो सकता है, उसके लिए हमें तहकीक का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हम तहकीक का सहारा नहीं लेंगे तो हम उन मसाइल को हल भी नहीं कर सकेंगे। सो मसाइल का हल जो है वो तहकीक के ज़रिए से मुमकिन है। करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब किसी मसले का सामना करते हैं तो हम अपने तौर पर इंडिविजुअली हम कोई ना कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद हम किसी नतीजे तक पहुंचते हैं, और बड़े सिस्टमेटिक अंदाज में वो सारा सोच रहे होते हैं। तो उस वक्त हम बुनियादी तौर पर रिसर्च ही कर रहे होते हैं। सो सब्जेक्टिविटी में हमारा जो एरिया है वो बड़ा ब्रॉडन हो जाता है, हम किसी और साइड पर जो है वो निकल जाते हैं। ये तमाम बातें उसी वक्त ही बेहतर हो सकती हैं कि जब हम रिसर्च करेंगे और अपने मसले को हल भी करने की तरफ लेकर जाएंगे। सो एजुकेशनल रिसर्च की कई एडवांटेजेस हैं। जब हम तालीमी तहकीक की बात करते हैं तो तालीमी तहकीक एक ऐसी कोशिश है कि जो बड़ी सस्ती अंदाज में हो रही है। सो तालीमी तहकीक जो है वो कम खर्च पर रहते हुए एफिशिएंसी को बेहतरी की तरफ लेकर जाती है। सो कम खर्च बाला नशीं आपने एक सुना होगा, आप कम खर्च करते हुए किसी भी सिस्टम को बेहतरी की तरफ लेकर जाते हो। इसी तरह से टीचर के कॉन्फिडेंस को बेहतर करती है, टीचर के कॉन्फिडेंस जो है वो बेहतर होता है। इसी तरह से जो टीचर की डिग्निटी है उसको ये बरकरार रखती है। टीचर का मकाम और मर्तबा बड़ा बुलंद है। जब हम रिसर्च करते हैं तो टीचर के वकार के अंदर कमी नहीं आने देती, क्योंकि जो भी चीज़ है वो बड़े सिस्टमेटिक अंदाज में डेवलपमेंट की तरफ जा रही होती है।
और जो भी चीज़ डेवलप होगी वो टीचर के वकार को सामने रखते हुए ही पेश की जाएगी। फिर नए मेथड्स को अडॉप्ट करने की तरफ लेकर जाती है। जैसे मैंने अभी आपके सामने बयान किया कि हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, और अगर आप देखते हैं देयर आर मोर देन 170 मेथड्स ऑफ टीचिंग, 160-70 से ज़्यादा मेथड ऑफ टीचिंग है। 60-70 से ज़्यादा जो मेथड ऑफ टीचिंग हैं वो कैसे हमारे पास आ गए? ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं ये किसी ना किसी रिसर्च के ज़रिए से हमारे सामने आए, और फिर उन मेथड्स को क्लासरूम के अंदर इस्तेमाल भी किया जाता है, और इस्तेमाल करने के बाद फिर उनकी इफेक्टिवनेस भी डिटरमिन की जाती है। रिसर्च हर चीज़ को अलर्ट पोजीशन में रखती है। जब आप एक सिस्टमेटिक अंदाज में कर रहे हो, सिस्टमेटिक अंदाज में है, बड़ा लॉजिकल अंदाज में है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जब ये चलेगा तो फिर हर स्टेप पर हर किसी को अलर्ट रहना पड़ेगा। सेंस ऑफ अवेयरनेस, नए इल्म के बारे में, नई थ्योरीज के बारे में, नए प्रिंसिपल्स के बारे में, नए लॉज के बारे में, ये हर एक चीज़ के बारे में आपको आगाह रखती है। किस तरह से नई डेवलपमेंट होने जा रही हैं या हो रही हैं, उन तमाम के बारे में तालीमी तहकीक जो है वो आगाह रखती है। ये तमाम चीज़ें हम क्लासरूम एनवायरनमेंट और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के हवाले से जो कर रहे हैं। फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ज़रिए से बेहतर सीखने के अमल के हवाले से फहम पैदा करती है। टीचर को भी पता है कि मेरे बच्चे किस नेचर के हैं और मैंने फिर उनको किस तरह से पढ़ाना है। क्लासरूम के अंदर सडनली को प्रॉब्लम खड़ी होती हैं, उन प्रॉब्लम को टीचर को हल करने के काबिल बनाते हैं, और फिर जैसे उनके बारे में डाटा कलेक्ट होता है तो टीचर फिर उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ चला जाता है, और विद इन नो टाइम उन मसाइल को फिर सॉल्व भी वो कर लेता है। जब तालिब इल्म का मसला हल हो जाएगा, इसी तरह से अगर टीचर को किसी मसले का सामना है तो टीचर भी अपने उस मसले को जल्दी से सॉर्ट आउट करेगा और हल करेगा। दोनों तरीकों से जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बेहतर तौर पर वकूफ़ पज़ीर होगा। फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल लाइफ है, और इसी तरह से एजुकेशनल रिफॉर्म जो है, ये जितनी भी तालीम के मैदान के अंदर रिफॉर्म्स आई, ये तमाम की तमाम रिसर्च की वजह से हमें पता चला कि हमारे निज़ाम तालीम के अंदर कहीं ना कहीं ख़राबी है, या हमारा निज़ाम तालीम बेहतर तौर पर काम नहीं कर रहा। हमारा निज़ाम तालीम क्यों नहीं बेहतर तौर पर काम कर रहा? क्या ये टीचर्स की वजह से है? बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ टीचर्स, बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ करिकुलम, बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ असेसमेंट मेथड, बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू लर्नर्स, बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट। कौन सी ऐसी वजह है कि जिनकी वजह से जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बेहतर तौर पर काम नहीं कर रहा? रिसर्च हुई तो रिसर्च के जरिए से पता चला कि 3 बुनियादी वजूह हैं कि जिनकी वजह से सिस्टम ऑफ एजुकेशन काम नहीं कर रहा। 3 वजूह में कौन सा निकला? एक बताया गया जी, पहली वजह जो है वो क्वालिटी ऑफ करिकुलम है, हमारे पास आउटडेटेड करिकुलम है, क्वालिटी करिकुलम नहीं है। दूसरी वजह निकाली गई क्वालिटी ऑफ टीचर्स है, टीचर्स की क्वालिटी जो है वो इतनी बेहतर नहीं है। क्वालिटी ऑफ टीचर्स को जिम्मेदार ठहराया गया, करिकुलम को ठहराया गया, इसी तरह से जो क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज हैं वो बेहतर नहीं है। क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज किसने प्रोवाइड करनी थी? वो तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आनी थी, वो हायर अथॉरिटीज की तरफ से आनी थी, वो लीडर्स की तरफ से, कि लीडर सिस्टम ऑफ एजुकेशन को प्रायोरिटी बेस पे इसको एड्रेस करते। लेकिन लीडर्स की तो कभी भी ये प्रायोरिटी नहीं थी। आजकल भी अगर देखते हैं तो लीडर की प्रायोरिटी सिस्टम ऑफ एजुकेशन नहीं है। लीडर की प्रायोरिटी हुकूमत किसने करनी है, किधर करनी है, कैसे करनी है, वो इसके ऊपर बैठे हुए हैं। वो लड़ रहे हैं और मुल्क तबाही के किस दहाने पर पहुंचा हुआ है। क्यों? लीडर्स के ऊपर जब बात हुई तो रिसर्च के जरिए से साबित हुआ कि लीडर्स जो है उन्होंने अपना रोल चेंज कर लिया, और लीडर्स जो है वो डीलर्स बन गए। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बी लीडर दे बिकम डीलर। हर जगह पे डीलिंग चाह रही थी। लीडर और डीलर के स्पेलिंग सेम है। अगर आप दोनों के लेटर्स को देखते हो तो जो लेटर जो है वो लीडर में है वही लेटर डीलर में है। लीडर ने अपना रोल चेंज करके डीलर बना लिया, और हर जगह पे डीलिंग हो रही है। जो छोटे से छोटा लीडर है या बड़े से बड़ा लीडर है, हर कोई डीलिंग के अंदर बैठा हुआ है। सो एज टू के टीचर्स हैं, तो टीचर ने अपना रोल चेंज करके चीटर्स कर लिया।
सो ये दो बड़ी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है वो फ्लॉप हुआ, फेलियर की तरफ गया। आजकल अगर हम बात करते हैं तो चाहे वो हमारे लीडर हैं या चाहे हमारे टीचर हैं, दोनों के अंदर हलाल और हराम के दरमियान में जो तमीज है उसको करना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। सो टीचर बनने के लिए और प्रोफेशनल टीचर जब आप कहते हो कि मैं प्रोफेशनल टीचर हूं, तो फिर वहां पे अपनी जो इंटरेस्ट हैं, अपनी जो डिजायर्स हैं, अपनी जो नीड्स हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। अपने तलबा की इंटरेस्ट, डिजायर्स और नीड्स को सामने रखना पड़ेगा। आजकल के दौर में अगर हम देखते हैं, अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि 325 के अरकान में से कोई एक बंदा नहीं मिलता कि जिसको हम कहें जी कि ये सादिक अमीन है, सो एज टू कि जैसे हमारे लीडर हैं वो हम में से ही हैं। सो ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, दैट इज रिसर्च विच इज बीइंग कंडक्टेड। और रिसर्च के जरिए से ये दो चीजें सामने आई, वन इज द टीचर एंड अदर इज द लीडर। दोनों मुजरम ठहरे। लीडर्स जो थे उनको हमने एक्सपोर्ट भी किया, लीडर्स को हमने इंपोर्ट भी किया। पाकिस्तान की हालत पहले से बुरी हुई, बेहतरी की तरफ नहीं गई। आपने सुना होगा शौकत अजीज का नाम, आपने सुना होगा मोइन कुरैशी का नाम। किधर गया शौकत अजीज, किधर गया मोइन कुरैशी, किधर गए जो बड़े बड़े लीडर थे जो बाहर से हमने इंपोर्ट करके लगाए? वजीर आजम रहे, 4-4 5-5 साल रहे, चले गए। इंपोर्ट करके देखे, पाकिस्तान खराबी की तरफ गया। एक्सपोर्ट करके देखे, एक्सपोर्ट जो करके देखे उनको तो कोई बाहर काम करने के लिए कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। हमारे यहाँ ही वो लीडर बने बैठे हैं, बाहर की दुनिया में तो उनको वहां अगर काम के लिए भेजें तो उनको कोई नौकर ना रखे। बट हमारे यहाँ वो क्या ठाट बाट से आते हैं और आके रूल करते हैं और रूल करके फिर से वापस चले जाते हैं। इनके जिस्म में कहीं कहीं नाखन में दर्द हो, कहीं किसी फिंगर में दर्द हो तो फौरन से जहाज पे बैठेंगे और अमेरिका और यूके से जाके इलाज करने भाग जाएंगे। ये डीलर्स हैं, वो डील करके आते हैं, डील करके चले जाते हैं और डीलर अपनी जगह पे अपनी डीलर के अंदर मस्त मगन अपने मजे ले रहे होते हैं। सो हमें कहीं हमारे सिस्टम में खराबी सबसे बड़ी ये है कि हमारे यहाँ हर कोई डीलिंग के साथ है, आपस में है, बाहर वालों के साथ हैं, कहीं ना कहीं है। टीचर्स ने अपने रोल को चीटर्स कर लिया और बच्चों को भी कहीं ना कहीं ऐसी बात बता दी कि मैंने तो यार आज बच्चों को इस तरह से मैंने बताया और मैं तो आराम से कुर्सी पे बैठा रहा हूँ और बच्चे खुद ही पढ़ते रहे, क्या मजा आया आज पीरियड का। नहीं, आप इसलिए टीचर्स नहीं थे। सो ये मैंने अभी आपके सामने जो बात की कि हमें रिसर्च की क्यों जरूरत पड़ी। जब तालीमी मैदान के अंदर ये तब्दीली लाने की जरूरत हमें महसूस हुई तो तब्दीली के पीछे कहानी क्या थी? तब्दीली के पीछे कहानी यही थी कि एक जो है वो डीलर बन गया और एक जो है वो चीटर बन गया। और हमारे लीडर कैसे हैं, मैं ये लास्ट बात करूं। हमारे लीडर ऐसे हैं कि एक मुल्क के अंदर एक बादशाह था, बड़ा ही जालिम किस्म का, बिल्कुल हमारे लीडरों की तरह जालिम था। आपको मिसाल जब मुकम्मल होगी तो समझ आ जाएगी। उसने आवाम के ऊपर जुल्म किया और आवाम की जिंदगी को इतना मुश्किल बना दिया कि लोग खाने को तरस गए, पेट्रोल डलवाने को लोग तरस गए कि गाड़ी में जाना है तो अब लोग पहले सोचते हैं कि उधर जहां हमने जाना है वहां जाने के लिए पेट्रोल कितने का लगेगा, और जब पता लगता है कि जहां हम 1500 में पहुंच जाते थे वहां पे 5000 में भी नहीं पहुंच पाएंगे तो वो रुक जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, गाड़ी पे नहीं जाना, बस पे चले चलते हैं। सो वो भी इसी तरह का जालिम हुक्मरान था। तो उसके वजीर ने कहा कि हुजूर वाला, जान की मान पाऊं तो आपसे पूछूं, जितनी आप सख्ती कर रहे हैं, जितना आपने जुल्म डाली है, अवाम आपके साथ कैसे चलेगी? ये अवाम आपके साथ नहीं चलने वाली, ये पाकिस्तानी अवाम जो है वो आपका साथ नहीं देगी। तो उसने कहा देगी। तो वो उसने फिर से पूछा कि जान की मान पाऊं हुजूर वाला बताएं कैसे चलेंगी? तो उसने एक बॉयलर मुर्गी मंगवा ली। उसने कहा जी एक मुर्गी लेकर आओ। सो बॉयलर मुर्गी आ गई और उसने उन सारे लोगों के सामने, वो जो भी उसकी काबीना के लोग थे, मुर्गी के पर नोचने शुरू कर दिए। पर नोचते 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 उसने पूरी मुर्गी के जिस्म से तमाम उसके जो पर थे वो नोच दिए। मुर्गी शोर मचाती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही।
वो उसके पर नोचता रहा, और जब तमाम जिस्म से मुर्गी के उसने पर नोच दिए तो उसको दूर पड़े फेंक दिया। अब ज़ाहिर पर नहीं थे तो वो कहीं उड़ भी नहीं सकती थी। फेंकने के बाद उसने अपनी जेब से दाने निकाले, गंदम के दाने निकाले, कुछ और जौ के दाने निकाले, और उसने एक बंदे को दिए कि इसको डालता जा और मेरे तक दाने लेता आ। उसने ऐसे ही दाने डाले, मुर्गी उन दानों को चुगती 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 चुगती, जो बादशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ था वहां पे दाने पड़े हुए थे, वो एक एक दाना चुगती चुगती आके उस बादशाह की गोद में बैठ गई। बादशाह ने कहा, हमारी अवाम, पाकिस्तानी अवाम इस मुर्गी की तरह है, मैं जितने भी इसके पर जो है वो नोचूंगा, तो एंड पर सिर्फ मैं इनको कहूंगा जी मैंने पेट्रोल 10 रुपए सस्ता कर दिया, तो ये सारे के सारे मेरे नारे मारते हुए मेरे पास आकर बैठ जाएंगे। हमको इन लोगों ने उस बॉयलर मुर्गी की तरह समझा हुआ है कि जिसको ये समझते हैं इनके पर नोचने के बाद, इनको बिल्कुल नंगा करने के बाद, इनको सिर्फ हम 10 रुपए दिखाएंगे, 10 रुपए का हम इनको देंगे लालच, और ये चलते चलते हमारे पास आ जाएंगे। और हमारी भी ऐसी बेवकूफ़ कौम है कि ये 10 रुपए की खातिर भागती हुई जाती है। इल्म की कमी, शऊर की कमी, अकल की कमी, कमी ही कमी, कौन कौन सा रोना है जिसको रोएं, आगे चलते हैं, रिसर्च पढ़ते हैं। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है, ये ऐसी बातें हैं कि जो ऐसी नहीं बन गई, इनके पीछे पूरी कहानी है। ये लोगों को सबक देने के लिए है, लेकिन हमारी अवाम ऐसी है कि जिसने कभी भी, इन्होंने आधा मुल्क गंवा दिया। सबक सीखना जो है वो हमारे लिए कहीं बने, हमें सीखने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को बदलना है, अपने अतवार को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है। मेरी तो कोशिश ही हो सकती है, मैं आप तक ये बात पहुंचा ही सकता हूं। अपने लोगों को बदलना है, कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूट करके चले जाएं। मैं एज ए टीचर यही कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैं पैगाम आप तक पहुंचा सकता हूं। आपने अब आगे इस पैगाम को लेकर जाना है। सो एजुकेशनल रिफॉर्म्स सिर्फ कर देने से तब्दीली हो जाएगी, रिफॉर्म कर देने से सारा कुछ बदल जाएगा? हाँ, रिसर्च हमें बताती है कि रिफॉर्म्स करने चाहिए, और रिसर्च ने हमें बताया कि टीचर्स में खराबी है, लीडर्स में खराबी है, लीडर्स हमारे बस की बात नहीं रही, करिकुलम हमने चेंज कर लिया, टीचर्स हैं कि जिनके ऊपर सबका नजला गिरता है, हर कोई इन्हीं की तरफ तीरों को, तोपों को किए बैठा है। सो इन्होंने बदलना है, ये बदलेंगे तो कहीं ना कहीं हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, और फिर वही बेहतरी हमें लोगों में शऊर लेकर आएगी, और हम पाकिस्तान की बेहतरी के बारे में बात जो है वो कर सकेंगे। सो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा, और सर्च की नीड क्या थी, और एजुकेशनल सर्च के अंदर हमें क्या फ़ायदा है, आज अभी हमने इस टॉपिक के ऊपर बात की है।